हमने ये कहा यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए डी। भाई ए बी जो है वो ट्राइंगल ए बी सी में लाई कर रहा है और ए डी जो है वो ट्राइंगल ए डी ई में लाई कर रहा है, ऐसा है। तो अब आप ये देखिएगा, ये ए बी मैंने ले लिया, ए बी इज इक्वल टू ए डी ये दे रखा है। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि इसमें ना एक एंगल दे रखा है, लेकिन वो पूरा बड़ा एंगल एंगल ए बी सी में मेरे को चाहिए, तो उसके लिए मुझे इसमें ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखता हूँ, इसमें हम ये लिखेंगे कि एंगल बी ए डी, पहले लिख लीजिए एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। ये लिखिए ब्रैकेट में गिवन। लेकिन ये लेना ठीक थोड़ी है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझ लेना सभी बच्चे, जहाँ ना अगर दिक्कत आए तो मेरे को बताना। हमने एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी ये इक्वल दे रखे हैं दोनों एंगल, हमने इन दोनों को इक्वल करके लिख लिया कि ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। लेकिन क्या एंगल बी ए डी, ये जो ट्राइंगल है ना पूरा ए बी सी, क्या ये इसमें पूरे में लाई कर रहा है? नहीं लाई कर रहा है, ये तो इतना सा है। पूरा तो ये होता अगर ये वाला एंगल भी इसमें जुड़ा हुआ होता। ठीक है, सिमिलरली जब मैं ई ए सी की मतलब इतने से एंगल की बात कर रहा हूँ, तो क्या ये ट्राइंगल ए डी ई में है? मैं ये कहूँगा काश इसमें ये वाला एंगल जुड़ा हुआ होता, ऐड हो गया होता। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यही तो कॉमन एंगल है बीच का, यही तो कॉमन एंगल है, दोनों तरफ ये ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्या होगा, यहाँ लिख दीजिए एडिंग, एडिंग ये जो बीच वाला एंगल है ये क्या है? डी ए सी, ये तो लिखिएगा एडिंग एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंगल डी ए सी आप ऐड कर दीजिए, एडिंग एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। तो बी ए डी और डी ए सी अब खुद देख लीजिए, बी ए डी कौन सा है? ये एंगल, और डी ए सी कौन सा? ये एंगल। तो इनके जुड़ने से ये पूरा बड़ा एंगल बन गया, पूरा बड़ा एंगल बन गया। बोलो, अरे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड कर दिया तो ये पूरा बड़ा एंगल बन गया। तो तुम्हारी घर में डांट वाट तो नहीं पड़ती कुछ? या और कोई बात हो, किसी दोस्त से लड़ाई हो गई हो, टीचर बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, तुम क्यों परेशान से बैठे रहते हो? सेम विद यू, क्यों भाई? ऐसा ही है, मैंने इसकी आवाज़ नहीं सुनी है, कभी कभी बोल देता है ये गुड इवनिंग, तो वो सुनाई दे जाता है। हाँ, अरे टेंशन में क्यों रहते हो भाई? तो पढ़ाई का स्ट्रेस ले रहे हो? हाँ, पढ़ाई का स्ट्रेस तो तुम लेते हो, तो पता है। हाँ, सोशल मीडिया पर लगे रहते हो क्या? हाँ, तुम तो चलाते ही नहीं हो, तुम इसकी बात कर रहे हो ना? अच्छा, और तुम आशीष, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो मेरा इस साल, तो हर साल पढ़ाता ही हूँ 9th क्लास के बच्चों को, तो इस साल 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलते ही नहीं हैं। ठीक है, लेकिन इसने थोड़ा बहुत बोलना शुरू करा, पहले तो बिल्कुल ही चुप रहता था ये, अब थोड़ा बहुत बोलता भी है, मुस्कुराता भी है। पहले ऐसे आता था ये एकदम सीरियस, जैसे टेंशन हो कुछ। अरे भाई कुछ टेंशन हो तो बताओ, ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि घर पर इतना प्रेशर है यार, ये क्या, मैं फिर आ गया, घर पहुंचते ही एकदम से फिर मेरे को सुनना पड़ेगा। तो डांट वांट पड़ती हो तो उसका तो एक ही सॉल्यूशन है, अगर डांट पड़ती है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, डांट नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका एक ही काम है पढ़ने का। हम पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, क्यों भाई आशीष? बस बोलना नहीं है हमें, शांत रहना है। ठीक, और तुम कहाँ से आते हो? तुम भी KW, तुम भी KW। ये जो 3 वर्टेक्स है ना, अरे वो तो बोलती है, वो तो अपनी प्रॉब्लम भी बताती है, लेकिन ये जो 3 वर्टेक्स हैं ABC, इन तीनों के मिलने से ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है ना? और भाई ट्राइंगल में एकदम, वैसे तो ट्राइंगल क्या पहले भी आप शांति रहते थे, थोड़ा बहुत बोलना चाहिए। अच्छा, एक्सटेम्पोर करके कुछ होता है, स्कूल में होता है कभी?
कुछ लोग एक्सटेम्परी भी बोलते हैं उसको, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर में क्या होता है कि किसी भी स्टूडेंट को ना ऐसे ही रैंडमली बुला लेते हैं, असेंबली में बुला लेते हैं, स्टेज पर बुला लेते हैं और उनको बोलते हैं कि कोई एक टॉपिक दे देते हैं, कहते हैं बोलो इस पर। तो उससे झिझक निकलती है, बच्चे कांपने लगते हैं, वहाँ पहुँच टेंशन हो जाती है उनको कि यार क्या मेरे को। हाँ, तो स्कूल में करवाते हैं ये काम, ये अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है। अभी पता है क्या हुआ, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। 11th क्लास में था मैं, 10th क्लास के बाद में CBSE में एडमिशन हुआ मेरा। मेरठ पब्लिक स्कूल सुना होगा, MPS मेरठ में बड़ा स्कूल है, तो वहाँ एडमिशन हुआ 10th के बाद 11th में। अब 11th में वैसे ही सारे नए नए चेहरे होते हैं, कोई साइंस में, कोई कॉमर्स में, कोई ह्यूमैनिटीज़ में, सब नए नए चेहरे होते हैं। तो बड़ा स्कूल, बड़ा प्लेग्राउंड, जो मेरा पहले वाला स्कूल था उसके कंपैरिजन में लगभग दुगना बड़ा प्लेग्राउंड होगा। एक तो वैसे ही देखकर चक्कर सा आ जाता था, वहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा। जो स्कूल के चेयरमैन थे वो चेयरमैन भी आ जाते थे, रोज ही असेंबली में आते थे। असेंबली में आके ऐसे चलते थे जैसे वो शोले पिक्चर में गब्बर चलता है ना, डराने के लिए, गब्बर की तरह चलते थे। तो वो आ जाते थे। और हमारे प्रिंसिपल मैम थी, सुनीता मैम, हाँ सुनीता बियानी, सुनीता, मैं नाम बोल रहा हूँ, बिजलानी कुछ ऐसे ही नाम था, मैं पूरा नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो वो आ जाती थी और उन्होंने एक नया वो कर दिया कि कुछ बच्चे जो है वो ऐसे ही छेड़ना शुरू एक दूसरे को। अबे जूते पॉलिश करके नहीं आया, सुबह सुबह ऐसे ही आ गया, तू नहा के नहीं आया, तेरे मुंह से तो बदबू आ रही है यहाँ तक, है ना, अपनी शक्ल देखिए बंदर जैसा लग रहा है, तू नहा के भी बिना नहाया लग रहा है। मतलब ऐसे डायलॉग चलते रहते थे असेंबली में। तो ये चलते रहते थे। और गर्ल्स की लाइन अलग बनती थी, बॉयज़ की लाइन अलग बनती थी, हर क्लास का ऐसे ही रहता था सिस्टम। तो असेंबली में खड़े हो गए इस तरीके से, तो वहाँ पर हम ये सोचते थे कि हम बहुत अच्छे बच्चे हैं क्योंकि हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सोचते थे कि हम बहुत अच्छे बच्चे, हम बात नहीं कर रहे हैं। और जो प्रिंसिपल मैम थी और चेयरमैन सर थे वो घूम के ये देखते रहते थे कि कौन बच्चा आपस में बोल नहीं रहा है, ठीक है। तो जो नहीं बोलते थे, हम तो इस गलतफहमी में कि हम बोल नहीं रहे, हमें क्या पता था कि हमारी गर्दन पर चाकू चलने वाली है। तो हमें जो बच्चे थे जो बोलते नहीं थे, ये हमने सोचा शायद हमें प्राइज़ मिलेगा, है ना। नोट कर लिया गया इसका, क्लास टीचर कौन है, क्लास टीचर सामने खड़ी है, नोट करवाओ, सबके नाम नोट करवा दिए। तो हम सारे ऐसे हो गए, अच्छे बच्चे, डिसिप्लिन है हम, ठीक है, हमसे किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब क्या हुआ कि एक एक करके वही जो डिसिप्लिन बच्चे थे उनको स्टेज पर बुलाने लगे। उनके मन में ये आ गया ये शायद इंट्रोवर्ट बच्चा है, ये बोलता ही नहीं है, शर्माता है बहुत ज़्यादा। वहाँ बुला लिया, तो मेरा भी नंबर आ गया। तो उन दिनों क्या हुआ, ये 2000 की बात है, उन दिनों क्या हुआ था, जैसे पेट्रोल की गाड़ियाँ होती है ना, पेट्रोल कार, डीजल कार, ऐसे ही नया नया आया था CNG, नया आया था, इंटरनेट वगैरह कुछ था नहीं, है ना। तो वहाँ से बोल दिया कि टुडेज टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ CNG इन व्हीकल्स, ये करके आ गया। अब मेरे को बुला लिया, टेंशन हो गई, मैंने कहा इतने बड़े स्कूल के सामने, और सामने माइक पकड़ा देंगे, ठीक है। तो वहाँ बुला लिया, तो उन्होंने कहा कि CNG टॉपिक पहले ही बता दिया था। तो मैंने कहा चलो यहाँ से स्टेज तक मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, धीरे धीरे कि सोचने का टाइम मिल जाए, कुछ तो फेंक कर आना ही है ना कुछ भी। तो वहाँ पहुँच गए, और पहुँचते ही मैंने कहा CNG स्टैंड्स फॉर साइनो नाइट्रोजन गैस। सारे बच्चों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। साइनो नाइट्रोजन गैस क्या होता है साइनो, मुझे खुद नहीं पता। नाइट्रोजन ज़बरदस्ती घुसा दिया उसमें, मैंने कहा जी का मतलब तो गैस ही होगा, क्योंकि LPG तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। वो बोल दिया, मैंने कहा इट इज़ वेरी गुड गैस, इट इज़ वेरी गुड गैस, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस गैस व्हीकल्स रन वेरी एफिशिएंटली, and it increases the power of the vehicle and we enjoy riding the vehicle। और पता नहीं क्या क्या मैं बोलता चला गया, और मेरे को ये हो गया, मैंने कहा मेरे को चुप नहीं होना। फिर उन्होंने कहा बस भाई बस, चल भेज दिया, हाँ हो गया। तो वहाँ पर वो 2-4 लड़के लड़कियाँ खड़े रहते थे, वो हारमोनियम भी बजाते थे सुबह सुबह, आपके स्कूलों में भी होता होगा ये, है ना। और वो एक वो ड्रम सा भी खड़ा रहता, डम डम डम, वो ड्रम सा भी बजता था, जैसे पता नहीं मिलिट्री की परेड हो रही हो यहाँ। तो वहाँ से बुला लिया नीचे। फिर जो बाकी बच्चे थे ना, कह रहे भाई तुझे तो बहुत पता है, तुझे पता है CNG के फुल फॉर्म क्या होते हैं, पता है क्या है इसमें, है ना, ठीक है। फिर पूछ लिया जाकर किसी से, मैंने कहा ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है क्या, उल्टा सीधा कुछ भी बोल के आ गया। अरे मैंने कहा बोलना था बोला, तो भाई थोड़ा आप बोला करो, कुछ गलत निकलेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मैं कुछ पूछ लूँगा तो सर को ये लगेगा ये पढ़ के नहीं आया, है ना, तो वो तो मुझे वैसे ही पता है।
तुम्हें वैसे ही पता, पढ़कर नहीं आए हो, ये भी पढ़कर नहीं आया है, वैसे ये बनाकर बैठा है मुँह शरीफ सा, आ रहा है सब समझ में आ रहा है। तो भाई थोड़ा सा ये पढ़ता है, वो भी पढ़ता है, पता है इनका मेरे को, भाई थोड़ा सा इम्प्रूव करो ना, ऐसे चुप चुप रहोगे तो कैसे बात बनेगी, ठीक है। तो जब तक पूछोगे नहीं तो फिर तब तक बात कैसे बनेगी। और आप आ ही रहे हो ट्यूशन पढ़ने, इसीलिए तो आ रहे हो, और फ्री में तो आ नहीं रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो कम से कम उस पैसे की तो कदर करो। पेमेंट कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, तो ज़रा आप कुछ ढंग से पढ़ाई करिए, कुछ चीज़ हो तो पूछो। मैंने एक चीज़ लास्ट टाइम भी आपको बोली थी कि जैसे ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो आपका ना जैसे ट्राइंगल्स वाला चैप्टर हो गया, आगे एक चैप्टर आएगा सर्कल्स वाला, क्वाड्रिलेटरल वाला, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, इनमें ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन एज इट इज उठाकर पेपर में दे देते हैं। तो मैं लाइन्स एंड एंगल करवाकर एकदम से बहुत मतलब सॉरी लाइन्स एंड एंगल कह रहा हूँ, आर डी शर्मा में से करवाकर मैं एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाह रहा, इस वजह से मैं एनसीईआरटी में से करा रहा हूँ। तो जैसे ये यही क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए कल लास्ट क्लास में हमने 4 क्वेश्चंस करे थे, अभी आज 5वां करवाया, अभी ये छठा जो है ये ऑलमोस्ट होने वाला है। तो अभी हम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन करते हैं, तो भाई इनको दोबारा करो, इनको दोबारा करो। दोबारा में ये मत सोचो कर तो लिए थे, नए कुछ हों तो मैं करूं। अरे भाई आप जाकर एनसीईआरटी खोलो और जो आपकी ये नोटबुक है इसको बंद करो और दूसरी नोटबुक में करो। जैसे तुम्हें बताया था ना कि सेपरेट होमवर्क नोटबुक बनाओ, अभी लास्ट टाइम तुमने करके दिखाया होमवर्क, मुझे कितना अच्छा लगा मैं क्या बताऊं, ठीक है। तुम्हें समझ में आती हैं चीज़ें, लेकिन करके दिखाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो एक सेपरेट नोटबुक बना लो होमवर्क के लिए, बिल्कुल उस पर डेट डालकर काम करो। आप कहो नहीं सर आज एक ही करा है क्वेश्चन, पर करा तो है, कुछ तो करो, कुछ तो करो, तो कोई दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप करोगे ना तो डेफिनेटली चीज़ें धीरे 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 इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी, अच्छा लगने लगेगा। आप जो टेंशन में रहते हो थोड़ा सा मुस्कान आएगी चेहरे पर, ठीक है। तो कभी तो मुस्कुरा दिया करो, ऐसे टेंशन में मत रहा करो। चलिए जी, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर ये बी ए डी है और यहाँ एक छोटा सा एंगल है, इन दोनों को अगर ऐड करा तो बी ए सी बन गया, जो कि ट्राइंगल ए बी सी में लाई कर रहा है। तो ये बन गया एंगल बी ए सी और ई ए सी प्लस डी ए सी। तो ई ए सी मतलब ये वाला एंगल और डी ए सी मतलब ये एंगल, तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो ये बड़ा एंगल बन जाएगा। ये क्या है, डी ए ई, जो ट्राइंगल ए डी ई में लाई कर रहा है, ए डी ई में लाई कर रहा है, एंगल डी ए ई, ये हो गया। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्या हो गया, देखिए मैं इस पर ना टिक लगा रहा हूँ, मैंने इस पर टिक लगा दिया और ए बी इज इक्वल टू ए डी पर टिक लगा दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक तो ये साइड हो गई ए बी जो मैंने यूज़ करी, एक ही एंगल हो गया बी ए सी जो हमने यूज़ करा। अब एक तीसरी साइड ले लो ए सी, और उसमें ए ई, ट्राइंगल ए डी ई में ए ई, यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। तो क्या हो गया हमारे पास, देखिएगा हम अगर ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं तो मैंने क्या यूज़ करा, ए बी यूज़ करा, ये बड़ा एंगल यूज़ करा और ए सी यूज़ करा। तो साइड एंगल साइड, ऐसी ए डी ई की बात करें तो मैंने ए डी यूज़ करा, ये बड़ा एंगल यूज़ करा और ए ई यूज़ करा। तो साइड पूरा एंगल और साइड, तो ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। तो भाई ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल, अब जरा देखेंगे भाई साइड एंगल साइड है तो 2 साइड्स हैं मेजॉरिटी में, 2 साइड्स हैं मेजॉरिटी में, तो साइड्स लेकर चलेंगे। साइड कौन सी भाई, एक तो ए बी और एक ए सी, तो रफ में कहीं लिख लो ए बी और ए सी। तो बताना जरा दोनों में कॉमन अल्फ़ाबेट क्या है, ए। तो बी ए और ए सी जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए सी। तो ये ट्राइंगल क्या बन गया, लिखेंगे यहाँ ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब जरा इसकी बात करते हैं ए डी ई की, तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ ए डी, और इधर क्या यूज़ कर रहा हूँ ए ई। तो ये हो गया ए डी और ए ई। तो इसमें ए को बीच में ले आओ, ऐसे लिखो डी ए और ऐसे लिखो ए ई, जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी ए ई। तो ट्राइंगल डी ए ई, तो ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए ई, ये हो गया, ठीक। प्रूव तो ये नहीं करना था, प्रूव तो करना था बी सी इज इक्वल टू डी ई, तो ये भी हो जाएगा। देखिए पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, बी सी, और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, डी ई। तो बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई सी पी सी टी।
बताओ भाई अश्विन, CPCT क्या होता है? बस ठीक है, BC इज इक्वल टू डी हो गया। ठीक है जी, ऑनलाइन बताएं भाई, अभिराज रुद्रांश दोनों को क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है AB is a line segment and P is its midpoint, full stop. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. See figure 7.22. Show that DAP is congruent to EBP and AD is equal to BE. ठीक, तो दो ट्राइंगल फिगर दे रखी है, फिगर मैं बनाऊंगा इसमें कैसे है। तो एक तो दे रखा है एंगल BAD, एंगल BAD मतलब ये वाला एंगल, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, एंगल ABE मतलब ये वाला एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखे हैं, ठीक है, BAD और ABE। इसके बाद है एंगल EPA इज इक्वल टू DPB, एंगल EPA, एंगल EPA मतलब ये वाला एंगल, और एंगल DPB मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं भाई। डबल आर्क का मतलब है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, सिंगल आर्क का मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। उसके अलावा इन्होंने कोई साइड तो इक्वल दे नहीं रखी है। शो दैट ट्राइंगल DAP, तो देखिएगा क्या शो करना है मेरे को, जो दे रखा है क्या, यस, इन्होंने बोला AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। तो AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, मतलब ये वाली साइड AP और BP ये इक्वल है, ठीक है ना, AP और BP इक्वल हो गए। आगे चलते हैं। तो अब शो करना है ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। तो फर्स्ट पार्ट में देखिएगा, शो दैट ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। DAP और EBP ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हाँ जी बताइए क्या करेंगे, जरा ध्यान दो DAP पर। तो DAP ये वाला एंगल ट्राइंगल, और EBP कुछ कुछ ऐसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हुआ था, ठीक है। और जो फिगर है ना क्वेश्चन नंबर 6 से आसान है। दो ट्राइंगल हैं, एक तो DAP, यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। तो जब हम DAP की बात करेंगे तो भाई ये बोलेंगे एंगल DAP, लिखिएगा
एंगल DAP, और जब हम EBP की बात करेंगे तो एंगल EBP, ये दोनों इक्वल है। ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, ठीक है, DAP और EBP इक्वल दे रखे हैं तो ब्रैकेट में लिखिए गिवन, पहली चीज। उसके बाद दूसरा हम यहाँ मेंशन करेंगे कि AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, ब्रैकेट में यहाँ पर भी लिखिए गिवन, ये भी दे रखा है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि एंगल, अब ऐसे सोचिए कि ये वाला एंगल मैंने यूज करा, ये वाली साइड मैंने यूज करी, काश ये पूरा एंगल भी इक्वल आ जाता, ये तीसरा एंगल मैं यूज कर पाता। ऐसे ही ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये पूरा एंगल, तो भाई बीच में यही तो है बस एक कॉमन, है ना, तो इसको दोनों तरफ ऐड कर देंगे ना, बात बन जाएगी। तो लिखें एंगल APE, एंगल APE इज इक्वल टू APE इज इक्वल टू एंगल BPD, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, गिवन लिखिए। और फिर इसके बाद में जरा देखिए कि एंगल APE इज इक्वल टू एंगल BPD हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये बीच वाला एंगल बस ऐड कर दीजिए। तो बीच वाला एंगल क्या है, EPD, यस, एडिंग एंगल EPD ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हमें एंगल, गुड इवनिंग, दोनों तरफ हमें एंगल EPD ऐड कर देना है। गुड इवनिंग। एडिंग एंगल EPD ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल APE प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल BPD प्लस एंगल EPD। तो देखिए जब मैं APE में EPD ऐड कर रहा हूँ, APE में EPD ऐड कर रहा हूँ, तो पूरा बड़ा एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, APD। इसी तरह से जब मैं BPD में EPD ऐड कर रहा हूँ तो पूरा बड़ा एंगल BPE बन रहा है। तो यहां लिखेंगे, अब क्या यूज करेंगे बताना, क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, ये ऐसे, ठीक है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, देखिए एंगल साइड और एंगल, इधर भी देखें तो एंगल साइड और एंगल, ये ऐसे हो गया आसा, ये ऐसे, ठीक। तो भाई आसा कॉन्ग्रुएंस रूल, भाई ए से क्या हो जाएगा, देखिए हमने ना कौन से एंगल, दो एंगल हैं यहाँ पर, तो एक तो एंगल ए यूज कर रहे हैं और एक एंगल पी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे लिखेंगे, इसका पहले एंगल ए, इसका एंगल ए, इसका एंगल बी, तो इधर ए लिखा, इधर बी लिखा, ठीक है। इसका एंगल पी, तो इधर पी लिखो, और इसका भी एंगल पी, तो इधर पी लिखो, तो ए पी हो गया और बी पी हो गया। अब ये देखिए, ये जो DAP है, इसमें बचा हुआ अल्फ़ाबेट क्या है, डी। तो बचे हुए अल्फ़ाबेट को आप चाहे तो सबसे लास्ट में लिख दो, चाहे सबसे पहले लिख दो, मैं तो सबसे पहले लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर डी। और इसका बचा हुआ अल्फ़ाबेट क्या है, ई, तो उसको भी सबसे पहले लिखो। जब बचे हुए अल्फ़ाबेट को यहाँ सबसे पहले लिखा, तो बचे हुए अल्फ़ाबेट को यहाँ भी सबसे पहले लिखेंगे। तो ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, AD इज इक्वल टू BE, टू प्रूव AD इज इक्वल टू BE, तो
since triangle DAP is congruent to triangle EBP, तो पहला दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है? DA, और इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है? EB बाई CPCT। इसका मतलब AD इज इक्वल टू BE। प्रूव्ड। भाई DA को पलटकर AD लिख दिया, EB को पलटकर BE लिख दिया, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। देखो भाई टोटल 7 क्वेश्चन करे हैं, इन 7 क्वेश्चंस को आप ना अलग नोटबुक बनाकर बंद करके, जो ये वाली क्लास वर्क वाली जो नोटबुक है उसको बंद करके एक अलग पतली नोटबुक बना लो, उसमें खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलिए जी फिर आज इतना ही करते हैं। अब मैं चेक कर लूँगा ये काम, ठीक है, काम चेक करूँगा, अलग नोटबुक बनाओगे, ठीक है। तुम भी अश्विन अलग नोटबुक बनाना, करके लाना। चलिए जी ठीक है।